नमस्कार। ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं रेखा सेठी दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हूँ। आज की इस पाठशाला में आधुनिक कविता पेपर 2 के अंतर्गत कुंवर नारायण की कविताओं के पाठ विश्लेषण पर हम चर्चा करेंगे। हमारा प्रयत्न होगा कि इस कक्षा के उपरांत आप कुंवर नारायण की कुछ चुनी हुई विशिष्ट कविताओं का मूल अर्थ समझ सकें और उनके माध्यम से ये जान सकें कि कविता का अर्थ कैसे किया जाता है। आपका परिचय इन कविताओं में उभरने वाली अलग अलग अर्थ व्यंजनाओं से होगा। आप कविताओं की भाषा और रचना प्रक्रिया को समझने का अवसर प्राप्त करेंगे। कुंवर नारायण, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे समय के समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनकी कविताएं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तावित करती हैं। प्रस्तुत इकाई में जो भी बातचीत होगी कुछ चुनी हुई कविताओं के माध्यम से होगी। यहाँ जिन 5 कविताओं को लिया गया है उनमें हैं यकीनों की जल्दबाजी से, अपने बजाय, लखनऊ, अटूट क्रम, कुछ ऐसे भी ये दुनिया जानी जाती है। यकीनों की जल्दबाजी से कविता कोई दूसरा नहीं काव्य संकलन से ली गई है। ये कविता के सामाजिक अस्तित्व, उसकी सार्थकता और उसके बचे रहने की आकांक्षा को रेखांकित करती है। अगली कविता है अपने बजाय, जो अपने सामने संकलन से है। इसमें कवि एक तरह का आत्मसंवाद करता दिखाई पड़ता है। उसमें इतना नैतिक साहस है कि वह स्वयं को कटघरे में खड़ा करके अपनी आलोचना कर सके। तीसरी कविता है लखनऊ। लखनऊ भी अपने सामने संकलन में से ही ली गई है। इसमें एक शहर के रूप में लखनऊ का चित्रण है जो कि विभिन्न बिंबों के माध्यम से किया गया। लेकिन साथ ही ये महत्वपूर्ण है कि जिस भागम भाग में लखनऊ लगा हुआ है वो अपनी प्राचीन गरिमा खोकर पतनशील संस्कृति का बोझ ढो रहा है। अगली कविता अटूट क्रम, ये कवि के पहले काव्य संग्रह चक्रव्यूह से ली गई है और इसमें कवि ये स्थापित करना चाहता है कि कुछ भी निश्चित हो यह आवश्यक नहीं है। जिस हम द्विपक्षीय या उभय पक्षीय चिंतन की बात करते हैं कुंवर जी के संदर्भ में, यहाँ उसी का आभास हमें मिलता है। कवि कहना चाहता है कि यह निश्चित ना होना उसे रूढ़ होने से बचाता है। लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा जरूरी ये है कि हम यात्रा के आनंद को लक्ष्य माने। यही जीवन का अटूट क्रम है। अंतिम कविता कुछ ऐसे भी ये दुनिया जानी जाती है, चक्रव्यूह काव्य संकलन से ही ली गई है। ये एक अलग मिजाज की कविता है। इसमें दुनिया के विषय में अलग अलग दृष्टिकोणों को सामने रखा गया है, क्योंकि कवि का मानना है कि हर व्यक्ति के अंतस में उसका अपना सत्य होता है और दुनिया को अनेक रूपों में व्यक्ति अपनी दृष्टि से ग्रहण करता है। कवि के लिए ये सभी रूप स्वीकार्य हैं। अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे पहली कविता यकीनों की जल्दबाजी से। पहले हम साथ साथ ये कविता एक बार पढ़ते हैं। एक बार खबर उड़ी कि कविता अब कविता नहीं रही और यूं फैली कि कविता अब नहीं रही। यकीन करने वालों ने यकीन कर लिया कि कविता मर गई, लेकिन शक करने वालों ने शक किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता और इस तरह बच गई कविता की जान। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि यकीनों की जल्दबाजी से महज एक शक ने बचा लिया हो किसी बेगुनाह को। कुंवर नारायण कविता को मनुष्यता के समकक्ष मानते हैं। अब इस कविता में यकीन करना यानी पूर्ण निश्चय रखना। क्या इस संसार में ऐसा कुछ भी है जिसे स्वतः संपूर्ण कहा जा सके?
जिसे पूरा सच माना जा सके, जो एब्सोल्यूट हो? निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा अनिश्चय भी बचा रहे, ताकि उन विचारों के लिए जगह बनती रहे जो पूर्णता ना पाकर भी जीवनदायी हो सकते हैं। कवि के अनुसार यकीनों की जल्दबाजी घातक हो सकती है। उसकी ताकत को तोड़ने के लिए प्रश्न करना, शक करना जरूरी है। यह प्रश्नवाचकता ही आधुनिकता का मूल धर्म है। कभी कभी हम देखते हैं कि अफवाहों का बाजार इतना गर्म हो जाता है कि बहुमत बन जाता है। कुंवर नारायण इस बहुमत की तानाशाही में विश्वास नहीं रखते। वे मनुष्य की उस आधुनिकता के पक्षधर हैं जो अपना सत्य स्वयं अर्जित करता है। प्रश्न करना, संदेह करना, ये मानवीय अधिकार है जो बहुत बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को होने से बचा लेता है। इसीलिए यहाँ जब कवि कहता है कविता के संदर्भ में कि ये अफवाह उड़ी, लगभग अफवाह की तरह ही उड़ी ना, कि कविता अब नहीं रही। आज हम एक उत्तर आधुनिक दौर में रहते हैं, तो इतिहास का अंत हो चुका है, विचारधारा का अंत हो चुका है। इसी तरह कविता की भी क्या सार्थकता है? अर्थ केंद्रित बाजार में क्या कविता का कोई मूल्य है? तो कवि कहता है कि यह अफवाह फैली कि कविता नहीं रही। यकीन करने वालों ने यकीन कर भी लिया। जो लोग स्वभाव से इस तरह के होते हैं कि किसी भी चीज को जांचे परखे बिना उस पर विश्वास कर लेते हैं, उन्होंने विश्वास किया। लेकिन इस तरह का विश्वास करना तो हमें गड़बड़ी की सूचना देता है। तो कवि ऐसी जल्दबाजी के प्रति सावधान करता है। उनका मानना है कि जैसे ही कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया, संदेह किया, शक किया, ऐसी यकीनों की जल्दबाजी को अस्वीकार किया, तो तभी कविता की जान बचाई जा सकी। अब ये सवाल केवल कविता का ही नहीं है, ये एक सामाजिक स्थिति भी है। कई बार समाज पर यह दायित्व रहता है कि अफवाहों के शोर के बीच वो छोटे छोटे सच को बचा ले, किसी बेगुनाह की जान को बचा ले। अब सवाल ये उठना चाहिए कि कविता को बचाना क्यों जरूरी है? इस जीवन में जो भी शुभ है, बचाने योग्य है, कुंवर नारायण के अनुसार कविता की उसमें अपनी जगह है। क्यों? क्योंकि कविता इंसानियत की उम्मीद है। कविता संवेदनशीलता का पर्याय है। उसे बचाना मनुष्यता को बचाना है। एक अन्य कविता में कवि कहता है, कविता वक्तव्य नहीं गवाह है, कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान। अब चलते हैं अगली कविता अपने बजाय पर। इसमें कवि ने अलग अलग बिंब दिए हैं। हम सब एक भागती दौड़ती जिंदगी जी रहे हैं। इस जिंदगी में व्यक्ति की निजता और सार्वजनिकता के अनेक धरातल हैं, लेकिन ये जो निज है, ये नितांत वैयक्तिक एकांत नहीं है। ये निज अपने आप से बातचीत करने का एक मौका देता है, आत्मसंवाद का, आत्म साक्षात्कार का। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम इस तेज बदलती दुनिया में इतनी होशियारी दिखाएं कि अपनी जो जवाबदेही है, अपनी जो नैतिक जवाबदेही है, उसको छोड़ करके और अपने बचाव का कोई पक्ष ढूंढ ले। तो कवि यहाँ एक ऐसी स्थिति की कल्पना करता है जहाँ आप सीधे अपने रूबरू होते हैं, अपने आप से बात करते हैं और कुछ स्वीकारोक्तियां करने का नैतिक साहस जुटाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो अपने लिए बहाने ढूंढ लेना,
अपने लिए झूठ बोलना काफ़ी आसान है ना। क्योंकि आज एक पूरी दुनिया किस तरह चल रही है कि हम वो बात कहें जो हम सच मानते हैं, वो नहीं जो पॉलिटिकली करेक्ट हो, जो कही जानी चाहिए, जिसे और लोग सुनना चाहते हैं। तो इस तरह अगर आप अपने आप से सच बोलते हैं, क्योंकि देखो इस मुखौटों की दुनिया में आदमी कितनी ही परतों के पीछे छुप जाए, क्या वो अपने आप से झूठ बोल सकता है? अपने आप तो वो सच जानता ही है। तो कवि उस क्षण की कल्पना इसमें करता है जहां सच बोलने का साहस किया जाता है। कविता शुरू होती है एक बिंब से, रफ्तार से जीते दृश्यों की लीलाप्रद दूरी को लांघते हुए या एक ही कमरे में उड़ते टूटते लथपथ दीवारों के बीच अपने को रोककर सोचता। जब रफ्तार का बिंब है और उसके बीच में रुक कर सोचने की बात है। एक स्तर तो ये है कि रफ्तार क्षण प्रतिक्षण सब कुछ हमारे आसपास बदल रहा है, तो लीलाओं जैसा चक्र चल रहा है, उसके बीच में कहीं रुक कर सोचना है। दूसरा हिस्सा जो है वो कमरे में कैद होने जैसी कैफियत का है। हम अपने यथार्थ में दोनों ही स्तरों पर जीते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं और कमरे में रुक कर भी जीते हैं। एक ही कमरे में उड़ते टूटते लथपथ। कवि का अभिप्राय उस मनोदशा से है जब व्यक्ति स्वयं को अनेक जकड़बंदियों में घिरा हुआ महसूस करता है। उस पक्षी की भांति जो कमरे में उड़ान भरने की कोशिश करेगा तो दीवारों से टकरा टकरा कर लथपथ हो जाएगा। यहाँ दुनिया के रस्मों रिवाज, तयशुदा रास्ते दीवारों की तरह हैं। अपनी स्वतंत्र अस्मिता को जिंदा रख पाना लहूलुहान कर देने वाला ही अनुभव है। इसके आगे कवि कहता है, तेज से तेजतर के बीच समय में किसी दुनियादार आदमी की दुनिया से हटाकर किसी ध्यान देने वाली बात को तब जरूरी लगता है जिंदा रखना उस नैतिक अकेलेपन को जिसमें बंद होकर प्रार्थना की जाती है या अपने से सच कहा जाता है, अपने से भागते रहने की बजाय। नैतिक अकेलापन। दुनिया की सारी बातों से ध्यान हटाकर व्यक्ति जब अपने अंतरतम में झांकता है तब वो एक नैतिक अकेलेपन का सामना करता है। उसमें प्रार्थना की जाती है, अपने से सच कहा जाता है और भागने की बजाय ये रास्ता चुना जाता है। हम कौन सा राह चुने ये हम पर है, लेकिन यानी ये हमारी एक जिम्मेदारी है। कवि यहाँ तक कहता है कि अगर मैं ये रास्ता ना चुनकर कोई दूसरा रास्ता चुनूं, दुनिया में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। यदि मैं अपने ऊपर जो मैंने नैतिक नियंत्रण रखा हुआ है उस बंधन को झटक दूं, क्योंकि वो बंधन मुझे मेरी गवाही से जोड़ता है, मेरी जवाबदेही से जोड़ता है। मैं जानता हूं किसी को कानो कान खबर ना होगी यदि टूट जाने दूं उस नाजुक रिश्ते को जिसने मुझे मेरी ही गवाही से बांध रखा है, और किसी बातूनी मौके का फायदा उठाकर बहस में लग जाऊं। बहस में लग जाना, किसी भी बात पर बहस खड़ी कर देना बड़ा आसान है। सब तरफ एक शोर मचा हुआ है, सब कोई कुछ ना कुछ कहे जा रहा है, तो ऐसे किसी भी बातूनी मौके पर अगर व्यक्ति अपनी जवाबदेही को दरकिनार कर एक ऐसे मौके का फायदा उठाकर बहस खड़ी कर दे तो बहुत आसान है, क्योंकि उस बहस में लग जाऊं जिसमें व्यक्ति अपनी सारी जिम्मेदारियों से छूटकर अपना वकील बन जाता है। वकीलों के पास सच होता है, वकीलों के पास दुराग्रह होता है,
अपने पक्ष की पैरवी को के लिए जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके पास अपने पक्ष की सच्चाई होती है, जो एक तरह का रेटरिक है। आज चारों ओर शोर बढ़ गया है, कोई भी एक ही तरह की बात हर कोई कहे जा रहा है, लेकिन ये बातें व्यक्ति का आंतरिक सच नहीं है। इस तरह अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके अपना वकील बन जाना कहीं आसान है, लेकिन कभी वो रास्ता नहीं चुनता। कभी स्थितियों के बीच, अपनी घिरे होने के बीच भी ऐसे सवाल उठाता है जो सवाल हमारे समय के हैं और मानवीय संस्कृति को युगों युगों तक प्रभावित करेंगे। यथार्थ केवल परिवेश नहीं होता, भीतर का एक लहूलुहान यथार्थ है जो जीवन से बहुत बड़े नैतिक साहस की मांग करता है। यह यथार्थ व्यक्ति मात्र का सच नहीं है, उसमें मनुष्यता का विस्तार देखा जा सकता है। कुंवर नारायण उसी चेतन आत्म की तलाश कर रहे हैं जिसका एक सिरा मनुष्यता से जुड़ता है। अगली कविता लखनऊ। लखनऊ सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, लखनऊ एक संस्कृति का नाम है। हिंदुस्तान के भौगोलिक मानचित्र पर लखनऊ अपनी गंगा जमुनी विरासत के लिए प्रसिद्ध रहा। हिंदी में साहित्य में ऐसी बहुत कम कविताएं हैं जो किसी शहर और उसकी संस्कृति को रूपायमान करती हूँ। जब मैं लखनऊ की बात करती हूँ तो क्या आपको प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी याद आती है, जिसमें लखनऊ की संस्कृति का बहुत बड़ा चित्र खींचा गया है। कुंवर नारायण यहाँ जिस शहर लखनऊ की बात कर रहे हैं वो आज़ादी के बाद का लखनऊ है, जो अभी भी अपनी नफासत नवाबी अंदाज में डूबा हुआ है, लेकिन चारों तरफ बाजार फैल गया है, भागम भाग मची हुई है। और कुछ ऐसा है कि लखनऊ की प्राचीन संस्कृति जो पतनशील हो चुकी है या जो अपनी सार्थकता उद्देश्यता खो चुकी है, वो वर्तमान की जीवंतता को सोख रही है। पूरी कविता में वर्णनात्मकता का गुण विद्यमान है, यानी एक कहानी सी सुनाई जा रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों के ब्यौरे हैं, कुछ अनूठे प्रतीक हैं। लखनऊ का चित्र इस तरह पाठक के सामने आता है। ये कविता अपने खास अंदाजे बयां के कारण भी विशेष लोकप्रिय रही। कविता के आरंभ में लखनऊ को एक बूढ़े व्यक्ति के रूपक से प्रस्तुत किया गया है। बूढ़े व्यक्ति अक्सर नौजवानों के तरीकों पर नाराज होते हुए कुछ चिड़चिड़ाए से हो जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो अपनी आत्मशक्ति खो चुके हैं। किसी नौजवान के जवान तरीकों पर त्योरियां चढ़ाए एक टूटी आराम कुर्सी पर अधलेटे अधमरे बूढ़े सा खांसता हुआ लखनऊ। कॉफी हाउस, हजरतगंज, अमीनाबाद और चौक तक 4 तहजीबों में बटा हुआ लखनऊ। बिना बात बात पर बहस करते हुए, एक दूसरे से उबे हुए मगर एक दूसरे को सहते हुए, एक दूसरे से बचते हुए पर एक दूसरे से टकराते हुए, गम पीते हुए और गम खाते हुए, जिंदगी के लिए तरसते हुए कुछ मरे हुए नौजवानों वाला लखनऊ। पहला चित्र, जैसे पहले कहा कि लखनऊ जो है एक खांसते हुए बूढ़े के समान बूढ़ा हो चुका है। वो अपने समय के साथ नहीं चलता, वो अपनी महानता में इतना व्यस्त है कि उसे हर नई चीज पर नाराजगी है। जैसे कि कई बार बड़े बुजुर्ग लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों पर नाखुश दिखते हैं। लखनऊ के 4 हिस्से हैं: कॉफी हाउस, हजरतगंज, अमीनाबाद, चौक। चारों हिस्सों में अलग अलग तरह के लोगों का जमावड़ा रहता है।
कहीं सरकारी कार्यालय हैं, कहीं बाजार की रौनक, कहीं कॉफी हाउस में बुद्धिजीवियों की बैठक। चारों हिस्से यानी चार तरह की तहजीब के प्रतिनिधि। अब इसी लखनऊ में कुछ नौजवानों का भी बसेरा है, लेकिन वो नौजवान यहाँ अपनी जीवन शैली नहीं जी पा रहे। कवि कहता है कि ये नौजवान जिंदगी को तरसते हैं। युवा जीवन का उत्साह कुंठित हो रहा है। बात बेबात पर बहसें होती हैं। एक दूसरे से ऊबे होकर भी एक दूसरे को सहते हैं। बचना चाहकर भी बार बार टकरा जाते हैं। इसी को वो गम खाना गम पीना कहता है, यानी एक उत्साहहीन जिंदगी जिए जा रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, नई शाम अवध। 10 सेकंड में समझाने समझने वाली किसी बात को करीब 2 घंटे की बहस के बाद समझाया। अपनी सरपट दौड़ती अकल को किसी बेअकल की समझ के छकड़े में जोत कर हजरतगंज की सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर थकाया। ख्वाहिशों की जगह बहसों से काम चलाया और शाम अवध को शामते अवध की तरह बिताया। शाम अवध यानी उस लखनऊ की बात है जहां कभी तहजीब अपने शिखर पर थी। उसमें नवाबी तकल्लुफ इस इंतहा था कि छोटी से छोटी बात को समझने समझाने में घंटों का समय निकल जाता था। बेकार के तकल्लुफ और बहस के मिजाज ने जिंदगी की सहज गति और रंगीनी को छीन लिया था। अब अगला चित्र लखनऊ के बाजार का है। बाजार जहां जरूरतों का दम घुटता है, बाजार जहां भीड़ का एक युग चलता है, सड़कें जिन पर जगह नहीं है, भागम भाग जिसकी वजह नहीं है, महज एक बेरौनक आना जाना, यह है शहर का बिसात खाना। बाजार के लिए कवि ने बहुत खूबसूरत पंक्ति दी है, जहां जरूरतों का दम घुटता है। बाजार और जरूरत का कोई रिश्ता नहीं है। आप अपनी जरूरत का सामान खरीदने बाजार नहीं जाते हैं, वह जरूरत से अधिक आकर्षण का केंद्र है। यह बाजार का एक ऐसा आतंकित कर देने वाला चित्र है, चारों तरफ भीड़ है, जैसे भीड़ का युग ही चल रहा हो। सड़कों पर कोई जगह खाली नहीं बची। बिना वजह चारों तरफ भागम भाग मची हुई है। निरुद्देश्यता की स्थिति है, जिसे कवि बेरौनक आना जाना कहता है, और यह स्थिति बेहद निराशाजनक है। इसके बाद कवि लखनऊ के वर्णन के लिए उपमाओं की झड़ी लगा देता है। किसी मुर्दा शानो शौकत की खबर सा, किसी बेवा के सब्र सा, जर्जर गुंबदों के ऊपर अवध की उदास शामों का शामियाना थामे किसी तवायफ की गजल सा, हर आने वाले दिन किसी बीते हुए कल सा, कमान कमर नवाब के झुके हुए शरीफ आदाब सा लखनऊ, खंडरों में सिसकते किसी बेगम के शबाब सा लखनऊ, बारीक मलमल पर कढ़ी हुई बारीकियों की तरह इस शहर की कमज़ोर नफासत, नवाबी ज़माने की ज़नानी अदाओं में किसी मंचले को रिझाने के लिए कव्वालियाँ गाती हुई नज़ाकत, किसी मरीज़ की तरह नई ज़िंदगी के लिए तरसता सरशार और मजाज का लखनऊ, किसी शौकीन और हाय किसी बेनियाज का लखनऊ, यही है किबला हमारा और आपका लखनऊ। अब यहाँ इन सारी उपमाओं की हर कड़ी में एक सिसकता सा दर्द सुनाई पड़ता है। लखनऊ क्या है? मुर्दा शान शौकत की कब्र, तवाइफ की गज़ल, कमान कमर नवाब के शरीफ आदाब के समान। कुंवर नारायण यहाँ जिस समय के लखनऊ की बात कर रहे हैं, उसमें हरासोन्मुख पतनशील तहजीब दिखाई पड़ती है।
एक लंबे समय तक लखनऊ जीती जागती धड़कती सांस लेती संस्कृति का प्रतीक रहा, जिसने जीवन के कला के हर क्षेत्र में नफासत पैदा की, चाहे वो खान पान हो, चिकनकारी, संगीत, अन्य कलाएं, इन सब में ये शहर बेजोड़ रहा है। उसकी अपनी एक खास जगह रही। लेकिन अब स्थूल सांसारिक घटनाओं से नाता तोड़ उसने भीतरी खूबसूरती को जो मूर्तिमान करने की कोशिश की थी, जीवन जीने की कला सिखाई थी, कवि उस ओर संकेत करते हुए भी उसकी अधोगति का ही वर्णन कर रहा है। वो कहता है जैसे खंडहर में बेगम का शबाब। अब खंडहर में सौंदर्य की कोई सार्थकता होती है? खंडहर की वीरानी खूबसूरती के जीवन स्रोत को भी सुखा देती है, उसका सारा सत्व छीन लेती है, चाहे फिर वे बारीक मलमल हो, उस पर कड़ी बारीकियां हों, नवाबों को रिझाने के लिए गाई जाती कवालियां हों, ये सब दम घोटू बनने लगता है। एक पंक्ति है, किसी मरीज की तरह नई जिंदगी के लिए तरसता। लेकिन यहीं कवि ने एक बहुत अच्छा प्रयोग कर दिया कि उसने कहा कि नई जिंदगी के लिए तरसने वाला कौन सा लखनऊ है? सरशार और मजाज का लखनऊ। सरशार और मजाज शायर है जो पतन के विभिन्न धरातलों के बीच भी क्रांति के जीवनदायी गीत गा सके। पूरी कविता में जिस लखनऊ को कवि अस्वीकार कर रहा था, इस सरशार और मजाज के लखनऊ को वो अपना लेता है, यह कहकर कि यही है किबला हमारा और आपका लखनऊ। यानी उस शहर से उसे प्रेम भी है, घृणा भी है, दोनों ही ओर भावना का उद्दाम वेग है। लेकिन उसे अगर बदलना है तो अपना कर ही बदला जा सकता है। इसीलिए कवि अंत में इस लखनऊ को अपना लेता है। अब मैं आपको कुंवर जी की डायरी दिशाओं का खुला आकाश, इसमें से एक टिप्पणी आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जिसमें लेखक ने इस कविता और लखनऊ का वर्णन किया है। उनके शब्दों में, मेरा आधे से अधिक जीवन लखनऊ में बीता है। उसकी तमाम प्रिय अप्रिय यादें मेरे अंदर रची बसी हैं। हम भले ही एक जगह को छोड़ दें, पर वह जगह हमें नहीं छोड़ती। समय के साथ जगह का रिश्ता सापेक्षी होता है। उम्र के साथ वह विचित्र ढंग से ऐतिहासिक सा प्रतीत होने लगता है। वह जो समीप था सुदूर हो जाता है, और उसके साथ वह सब भी जिसे हम जी चुके हैं। कविता में उसकी स्मृतियों की छायाएं आती जाती रहती हैं, और कभी एक शहर की ऐतिहासिक स्मृतियों के साथ एक संवाद सा भी करती लगती हैं। बहुत पहले मैंने एक कविता लखनऊ लिखी थी, काफ़ी पसंद की गई थी। वह लखनऊ में रहते हुए उसके अतीत से एक बातचीत सी है, समीप और सुदूर के अंतर को मिटाती हुई सी। वह वर्तमान और अतीत को एक साथ जीती है। ऐसी मेरी अनेक कविताएं हैं, जिनमें मैं वर्तमान को अतीत की दिशा में विस्तृत करता हूँ, उसे एक अतिरिक्त आयाम देने के लिए। अब चलते हैं अगली कविता अटूट क्रम पर। अटूट क्रम कुंवर नारायण के पहले काव्य संग्रह चक्रव्यूह में संकलित महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि जिस अटूट क्रम को प्रतिस्थापित करता है, वे निश्चित और स्थापित ढांचों के विरोध में है। कुंवर जी ने कभी भी जीवन को खानों में बांटकर नहीं देखा। वे जीवन को, समय को एक निरंतरता में देखते हैं। इसके मूल में भी जीवन का यही स्वीकार भाव है जो इसे स्पृहणीय बनाता है।
आज का मनुष्य बिना समझे बूझे तथा कथित सफलता की दौड़ में दौड़ रहा है। जीवन में सार्थकता का अनुभव सफलता से कहीं ऊपर होता है। कवि विचार रखता है कि हर बार जीवन में निश्चित लक्ष्य होना क्यों जरूरी है। यात्रा का आनंद भी तो लक्ष्य हो सकता है। अटूट क्रम कविता जीवन के इसी उभयपक्षी चिंतन को प्रस्तुत करती है। क्या जरूरी है कि यह मालूम ही हो लक्ष्य क्या है। अनवरत संघर्षरत इस जिंदगी का पक्ष क्या है। क्या बुरा है मान लूं यदि चाल का संपूर्ण आकर्षण अनिश्चित मार्ग, जिसका अंत है शायद कहीं भी या कहीं भी नहीं। दृष्टि में आलोक इंगित एक तारा, गैर राहों में भटकता एक बंजारा। समझ लूं शान से हर क्षण हमारा घर कहीं भी या कहीं भी नहीं। क्या बुरा है यदि किसी क्षण से अचानक प्रस्फुटित हो एक प्रगल्भ बहार सा मूर्छित वनों में पुनः अपने बीज के भवितव्य ही तक लौट आऊं और अगला कदम हो मेरा उठाया कदम कहीं भी या कहीं भी नहीं। कवि जीवन की गंभीर समस्या को एक अनुत्तरित प्रश्न के रूप में रखता है। वह सवाल करता है कि लक्ष्य को भली भांति जानना क्यों जरूरी है। जब जीवन निरंतर चलने वाला संघर्ष है तो फिर यह परिभाषित करना क्यों आवश्यक है कि उसका पक्ष क्या है। और अगर मान भी लिया जाए कि बढ़ने का असली मजा, असली सत्व, उसका असली आकर्षण मार्ग के अनिश्चित होने में ही है, तो भी क्या हो। रास्ता कैसा होगा, पथरीला, कांटों भरा, सुहावना, फूलों सजा। यदि हम नहीं जानते और फिर भी उस राह पर निकल पड़ते हैं तो भी क्या बुरा है। इस रास्ते का कोई अंत है भी या नहीं कह पाना कठिन है, लेकिन यह अनिश्चितता ही उसकी खूबसूरती है। अगली पंक्तियों में उसने तारों भरे आसमान का चित्र प्रस्तुत किया है। तारों भरे आसमान में बहुत से तारे होते हैं, लेकिन इतने तारों के बीच भी एक तारा है जिसके आलोक को, जिसके प्रकाश को अगर आप अलग पहचान पाते हैं तो वो वैसा ही है कि जैसे बंजारों का जीवन, भटकन, अनिश्चय। लेकिन अगर उसे अपनी शान से अपना लिया जाए, उसी को घर मान लिया जाए, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कहीं है या नहीं है। कवि के अनुसार अगर जीवन में ऐसा स्थायित्व ना भी हो, जैसे बंजारों के जीवन में नहीं होता, तो भी अगर आपने उसे स्वीकार करके अपना लिया तो वो प्रिय हो सकता है। कविता के अंतिम अंश में कवि ने एक इच्छा प्रकट की है। वो इच्छा है प्रगल्भ बहार, अचानक से बड़ी बहार आ जाती है तो वो कहता है कि जैसे मूर्छित वनों में किसी दिन अपना ही बीज बनकर, अपने ही बीज का भविष्य बनके बहार की तरह फूट पड़े, छा जाए, तब भी क्या बुरा है। अब इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। क्या बुरा है यदि किसी क्षण से अचानक प्रस्फुटित हो एक
प्रगल्भ बहार समूर्छित वनों में पुनः अपने बीज के भवितव्य ही तक लौट आऊं और अगला कदम हो मेरा उठाया कदम कहीं भी या कहीं भी नहीं पता कि किस तरफ कदम उठाना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वन में बहार बन के छा जाऊं और अपने ही बीज जो मेरा सार तत्व है उसके ही भविष्य तक वो छोटे से बीज से बाहर आती है। यही है उसका भवितव्य। अगर अगला कदम उसी ओर उठा दूं, किसी एक दिशा की ओर या नहीं भी। इस कविता में अचानक शब्द जो है वो बड़ा ध्यान देने लायक है। एक प्रकार की आकस्मिकता है। कई बार आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और अचानक मिल जाए, अचानक आपके सामने आ जाए, तो वह उस प्राप्य को और भी वांछित बना देती है। आपका सपना जैसे पूरा हो गया हो। बीज से भवितव्य तक की यात्रा जो है एक जीवन क्रम को पूरा करती है। इस कविता में आप देखेंगे कि कवि जीवन और विचार के खुलेपन पर बल देता है। आप अगर सीमाओं में हर भाव को बांध देते हैं तो जैसे अपनी ही जीवनी शक्ति को संकुचित कर रहे हैं, सोख रहे हैं। सीमाओं में जीवनी शक्ति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। इसे संकल्प से ही अर्जित किया जा सकता है। चक्रव्यूह काव्य संकलन में ऐसी और भी कविताएं हैं जिनमें लगता तो ऐसा है कि कवि अपने आप से बात कर रहा है, लेकिन कविता का कथ्य केवल उस तक सीमित नहीं होता, ये कई और दिलों के तार भी छू देता है। हाँ, कहने का ये जो निजी ढंग है ये उसे विश्वसनीयता प्रदान करता है। ऐसा प्रयोग कवि ने करके अपनी कविता की विश्वसनीयता को और बढ़ा दिया है। अब अंतिम कविता है कुछ ऐसे भी ये दुनिया जानी जाती है। एक तुकात्मक गीतात्मक ढंग की कविता है और कुंवर नारायण, जिनको हमने अब तक जाना एक गंभीर कवि के रूप में, जो इतिहास, परंपरा, दर्शन ऐसे तमाम सवालों पर, व्यक्ति और मनुष्यता के सवालों पर विचार करते हैं, यहाँ उनका एक अलग मिजाज प्रस्तुत होता है। भाषा का एक अद्भुत खेल रचा गया है यहाँ। अपने दूसरे काव्य संग्रह परिवेश हम तुम की भूमिका में उन्होंने लिखा था, सरल, कहीं कहीं अति सरल होते हुए भी ये बिल्कुल सतही नहीं, बाहरी जीवन को स्नेह और समझदारी से छूने का प्रयत्न किया गया है। कभी गंभीरता से, कभी छोटे छोटे खिलवाड़ी वाक चित्रों द्वारा। जीवन के कई हल्के भारी खंड चित्र हैं जो एक स्थायी सौंदर्य बोध द्वारा विभिन्न तथ्यों में रूपबद्ध होते हैं। यह कविता कुछ ऐसे भी ये दुनिया जानी जाती है ऐसा ही वाकचित्र है जिसमें दुनिया को जानने, पहचानने और अनुमानने का प्रयत्न किया गया है। पागल से लुटे लुटे, जीवन से छुटे छुटे, ऊपर से सटे सटे, अंदर से हटे हटे, कुछ ऐसे भी ये दुनिया जानी जाती है। दुनिया का एक पक्ष है जिसे हम सब जानते हैं, दूसरा वह है जिसे हर व्यक्ति अपनी संवेदना, अपने अनुभव के आधार पर पहचानता है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही होते हैं। कुंवर नारायण की विशिष्टता है कि वे वैयक्तिक चेतना के जिस उत्कर्ष को स्थापित करते हैं उसमें कोई एकात्म सत्य नहीं है। अगर सत्य है तो वह विविधमुखी है, उभय पक्षी है। उनके विचार में हर व्यक्ति को अपना सत्य अर्जित करने का मानवीय अधिकार है। वे अल्पमत में हो, दुनिया की रीत के विरुद्ध हो, तब भी उसे अपने निजी विचार रखने की छूट है। कविता में कवि
इन सभी रूपों को स्वीकार करता है जिस दृष्टि से यह दुनिया जानी जा सकती है। वे कहीं भी उसकी गंभीरता, अगंभीरता इस तरह के प्रश्न खड़े नहीं करता। कवि कहता है कि कभी कभी पागल से लुटे लुटे, जीवन से छुटे छुटे, यानी जीवन में किसी प्रकार की तार्किक संगति से मुक्त होकर, मन की उदाम लहर के वेग में ऊपर से ऐसे लगे कि उससे जीवन से गहरा संबंध है, दुनिया से गहरा संबंध है, लेकिन अंतर में उससे विमुख होकर भी दुनिया को जाना जा सकता है। जरूरी नहीं है आप दुनिया से उसी तरह जुड़े रहें। अपनी ही रची सृष्टि, अपनी ही ब्रह्म दृष्टि, ऊपर से रचे रचे, अंदर से बचे बचे कुछ ऐसे भी दुनिया पहचानी जाती है। इन पंक्तियों में दुनिया की पहचान की जा रही है। दुनिया मनुष्य से इतर तो नहीं है। कवि कहता है कि जैसे ब्रह्मा की रची सृष्टि होती है, ब्रह्म की, इस नाते मनुष्य भी थोड़ा बहुत ब्रह्म दृष्टि संपन्न माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी एक दुनिया बना लेता है। ऊपर ऊपर से देखने पर हो सकता है कि ऐसा लगे कि आप इस संसार में पूरी तरह रचे बसे हैं, लेकिन भीतर भीतर हो सकता है कि आप ये खेल कर रहे हो और अपने मन को उससे बचा करके चल रहे हो। भीतर और बाहर दोनों का अनुभव कुछ अलग अलग है। कभी लिप्त लगता है, लेकिन भीतर से निर्लिप्त होता है। तो कवि कहता है कि आप दुनिया को इस रूप में भी पहचान सकते हैं। तीसरा बिंब दुनिया के अनुमान का है। मतलब आपने जान लिया, पहचान लिया, और अब आप उसका अनुमान कीजिए। स्वयं बिना नपे तुले, कण कण से मिले जुले, ऊपर से ठगे ठगे, अंदर से जगे जगे, कुछ ऐसे भी दुनिया अनुमानी जाती है। एक विस्मित कर देने वाला अनुभव है, ठगा सा महसूस करने वाला अनुभव है कि लगे तो ऐसा कि आप उसके कण कण में मिले जुले हैं, घुल गए हैं, पूरी तरह आपने अपने आप को विलय कर दिया है। आप अपने को नापे तोले नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर आप बड़े सचेत भाव से, जगह जगह से उस विस्मित कर देने वाले अनुभव को दोबारा जी सकते हैं। आप ठगा सा महसूस करते हैं, जिसमें ये दुनिया को समझने का एक अलग अनुभव हो सकता है। इसीलिए यह अनुभव अनुमान का अनुभव है, जानने या पहचानने से थोड़ा अलग। अब इस तरह हमने 5 कविताओं पर चर्चा की। ये पांचों कविताएं अपने मिजाज में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। ये कवि कुंवर नारायण के अलग अलग रूपों से हमारा परिचय कराती हैं। ऐसा लगता है कि कवि आत्मसंवाद कर रहा है, लेकिन इनके माध्यम से वो समाज से भी संवाद करता है, और इस सामाजिक संवाद से ही कविता में एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इन कविताओं का मूल स्वर समावेशी है, बहुत कुछ को अपने भीतर समेटे हुए है, आशावादी है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सभी कविताओं की प्रस्तुति में भी विलक्षणता है। लगता ऐसे है कि भाषा का सरल प्रवाहात्मक रूप यहाँ विद्यमान है, लेकिन कहीं कहीं जो भी कवि का कथ्य है उसके अनुसार उसने अनेक शब्द चुन लिए,
जैसे यकीनों की जल्दबाजी में बहुत सारे उर्दू के शब्द घुल मिल गए। लखनऊ कविता में भी कहीं तत्सम बहुल ही है भाषा, लेकिन भाषा को नियंत्रित करती है उसकी लय। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कविताओं की भाषा सरल तो है, लेकिन सतही नहीं। सरल और सतही में क्या अंतर होता है? विज्ञापन की भाषा सरल होती है, सतही होती है। कविता में ऐसा संभव नहीं। कविता में अर्थ की अनेक कड़ियाँ रहती हैं जो एक दूसरे में बद्ध होती हैं। ये व्यंजकता उसका प्राण होती है और यही कवि को एक बड़ा कवि बनाती है। इन सभी कविताओं में कुंवर नारायण के कवित्व की ये शक्ति दिखाई पड़ती है। यही उनकी कविता को महत्वपूर्ण बनाती है।